Assalamualaikum. My name is Rizwanur Rahman, Assistant Professor of Physics at Government Degree College for Women, 11F, New Karachi. आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर से है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सबसे पहली बात हम करेंगे यहाँ चार्ज की. जैसे ही आपके सामने चार्ज का नाम आता है तो फौरी तौर पे आपके जहन में ख्याल पॉजिटिव और नेगेटिव का आएगा. ऑब्वियसली हम बचपन से जानते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है कि चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं. लेकिन अगर हमें ये डिफाइन करने को कहा जाए कि व्हाट द चार्ज इज, तो थोड़ी सी हमें शायद डिफिकल्टी पेश आ सकती है, जबकि हम जानते हैं कि चार्ज क्या होता है. लेकिन बहरहाल डिफाइन करने की नीयत से अगर हम बात करें तो चार्ज हमारे पास एक पार्टिकल है या बहुत सारे पार्टिकल का मजमुआ है जिसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या तो एमिट होती हैं, बाहर निकलती हैं, या एब्जॉर्ब होती हैं, अंदर दाखिल होती हैं. इस तरह के एक जर्रे को या एक बहुत सारे जर्रात के मजमुए को हम चार्ज कहते हैं. यानी अ पार्टिकल और अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल विच एमिट्स और एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड चार्ज. अब ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नजर ना आने वाले वो रास्ते हैं जिन पर इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रेवल करती है. इसको हम फर्दर आगे मजीद देखेंगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे ही हम चार्ज का नाम सुनते हैं हमारे जहन में पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आती है. तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज, द चार्ज विच एमिट्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज. यानी एक ऐसा चार्ज जिसमें से लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की जानिब, चार्ज से बाहर की जानिब निकल रही हो, ऐसे चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं. नेगेटिव चार्ज क्या है? द विच एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कॉल्ड नेगेटिव चार्ज. यानी ऐसा चार्ज जिसमें लाइन ऑफ फोर्सेस चार्ज के अंदर एब्जॉर्ब हो रही हो, दाखिल हो रही हो, जज्ब हो रही हो, ऐसे चार्ज को हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं. यानी इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स जो है वो चार्ज की जानिब होता है. जैसे कि यहाँ दिखाया गया, आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसमें से लाइन ऑफ फोर्सेस चार्ज से बाहर की जानिब जा रही हैं, इसलिए हम इस चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कहेंगे. इट मींस प्रोटॉन इसलिए पॉजिटिव है कि उसमें से लाइन ऑफ फोर्सेस चार्ज से बाहर की तरफ एमिट हो रही हैं. दैट इज व्हाई अ प्रोटॉन इज टेकन एज अ पॉजिटिव चार्ज. Where the negative charge is the charge which absorbs the electric line of forces. आप देख सकते हैं कि बाहर से line of forces इस चार्ज के अंदर एब्जॉर्ब हो रही हैं. इसका मतलब ये एक नेगेटिव चार्ज है. जैसा कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है. क्यों? क्योंकि उसमें लाइन ऑफ फोर्सेस एब्जॉर्ब हो रही होंगी. अच्छा जी, अब बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की. जैसे हमने बात की है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो इट goes towards electrostatic force. ये क्या है? The force with which two charges attract or repel each other is called electrostatic force. एक ऐसी force जिसके जरिए दो चार्जेस एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं, अपनी जानिब खींचते हैं, या रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर धक्का देते हैं. इसके लिए जाहिर है फोर्स की जरूरत है. जैसे ही आप दो चार्जेस को आमने सामने रखेंगे, ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर. अगर ये लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर. लाइक चार्जेस से मुराद दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. वेयर द अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. अगर ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. लेकिन अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये दोनों नेगेटिव हैं तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे. उसकी वजह यह है कि अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव इसलिए कि लाइन ऑफ फोर्स इसमें से एमिट हो रही है, और ये नेगेटिव इसलिए कि इसमें लाइन ऑफ फोर्स एब्जॉर्ब हो रही है.
तो आप देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन एक ही जानिब है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी लाइन ऑफ फोर्स बाहर की जानिब, इसकी भी लाइन ऑफ फोर्स बाहर की जानिब, तो दोनों की फोर्स की डायरेक्शन आप देख सकते हैं ऑपोजिट है, इसकी वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यही अगर आप नेगेटिव चार्ज को देखें तो नेगेटिव चार्ज में लाइन ऑफ फोर्स एब्जॉर्ब होती है, इस वाले नेगेटिव चार्ज में भी लाइन ऑफ फोर्स एब्जॉर्ब होगी, तो दोनों की फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, नतीजतन ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दे रिपेल ईच अदर। दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सप्लेन करता है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट है व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर they attract or repel each other depending on the nature of the charges with a force directly proportional to the product of amount of charges and inversely proportional square of the distance between the charges। यानी अगर दो चार्जेस को हम आमने सामने रखते हैं तो ये दो चार्जेस या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये डिपेंड करता है इनकी नेचर पर। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड में बताया था। और ये फोर्स डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्जेस पर, यानी जितना चार्जेस का अमाउंट होगा उनके मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करती है, और इनके डिस्टेंस के स्क्वायर से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी फोर्स यहाँ पे भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। यानी अगर आप दो चार्जेस के दरमियान का फासला दुगना कर देते हैं तो उसका स्क्वायर यानी 4 टाइम्स फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ हमने दो चार्जेस कंसिडर किए हुए हैं, एक Q1 पॉजिटिव चार्ज, एक Q2 पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इनके दरमियान का डिस्टेंस r है और इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F है। Then it depends on the force depends on the amount of first charge directly। यानी आप जितना ज्यादा Q1 का अमाउंट बढ़ाएंगे फोर्स उतनी बढ़ जाएगी, Q1 का अमाउंट कम करेंगे फोर्स कम हो जाएगी। इसको हमने प्रोपोर्शनैलिटी 1 का नाम दे दिया। बिल्कुल यही आपको सूरत हाल नजर आएगी अगर आप Q2 का अमाउंट बढ़ा दें, तो आपको दिखेगा कि जी दोनों चार्जेस के दरमियान की फोर्स बढ़ गई है, और अगर आप Q2 कम कर देते हैं तो इन दोनों के दरमियान की फोर्स कम हो जाएगी। ये दोनों फोर्स से रिलेटेड हैं तो हम इन्हें कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइनिंग प्रोपोर्शनली 1 and 2 वी विल गेट F is proportional to Q1 Q2, यानी Q1 Q2 के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स। यानी इसका मतलब यह है कि अगर मैं Q1 का अमाउंट 2 टाइम्स बढ़ाऊं और Q2 का अमाउंट 4 टाइम्स बढ़ाऊं तो 2 4s are 8, यानी 8 टाइम्स फोर्स में इजाफा हो जाएगा। यानी फोर्स सिर्फ चार्जेस पर नहीं बल्कि चार्जेस के प्रोडक्ट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा जी, स्टेटमेंट ये कहता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, यानी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है। तो हम दोबारा प्रोपोर्शनलिटी 3 और 4 को कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइनिंग प्रोपोर्शनलिटी 3 and 4, F is proportional to Q1 Q2 upon R square, यानी हमारे पास ये मैथमेटिकल वही स्टेटमेंट आ गया जो कि हमने कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट देखा था कि electrostatic force between two charges is directly proportional to the product of amount of the charges and inversely proportional to the square of distance between the charges। अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करें तो इक्वल टू और एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन r Q1 Q2 upon R square। फॉर एयर एज द मीडियम, अगर दो चार्जेस के दरमियान एयर है तो ये एप्सिलॉन r जो कि दरअसल एक मीडियम कांस्टेंट है, इसे हम परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, एयर के लिए ये 1 हो जाएगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी अगर आप ये फॉर्मूला देखते हैं
तो इसका मतलब ये है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, एयर एज अ मीडियम हमने यहाँ यूज किया हुआ है क्योंकि एप्सिलॉन आर यहाँ 1 हो चुका है। और अगर फॉर्मूले में एप्सिलॉन आर नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई मीडियम अदर देन एयर है और हर मीडियम के एप्सिलॉन आर की वैल्यू डिफरेंट होती है। Epsilon naught is permittivity of free space in SI system. Its unit is its value is 8.85 times power minus 12 coulomb square per Newton meter square, and epsilon r is the relative permittivity, depends on the nature of medium। जैसा कि मैंने बताया था हर मीडियम के epsilon r की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई epsilon naught की। अब इससे रिलेटेड यहाँ एक क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये बुक का प्रॉब्लम 12.1 है, पेज नंबर 76 पर। टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर। दो अनइक्वल पॉइंट चार्जेस हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं बताई गई है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन। 0.2 न्यूटन की फोर्स से व्हेन दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट, जब इनके दरमियान का फासला 10 सेंटीमीटर है तो इनके दरमियान की फोर्स 0.2 न्यूटन है। फाइंड द फोर्स, हमें फोर्स ही मालूम करनी है जो ये दो चार्जेस एक दूसरे पे लगा रहे हैं व्हेन दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड 5 सेंटीमीटर अपार्ट। तो डेटा हमारे पास गिवन फोर्स है 0.2 न्यूटन, गिवन डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर जो कि 0.1 मीटर के बराबर होगा। 100 से इसे डिवाइड कर दिया हमने। फोर्स हमें मालूम करनी है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर और 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.01 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस इक्वल्स टू 0.05 मीटर। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट डाटा नहीं है इसलिए हम एक वक्त में अलग अलग Q1 Q2 फाइंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 मालूम कर लेंगे। बाय कूलम्स लॉ F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 Q2 निकालने के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर डिवाइड हो रहे हैं तो ये दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वी विल हैव 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ आर स्क्वायर। तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, ये वैल्यू प्लेस करेंगे। 4 पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 पावर माइनस 12 ये गिवन होगा। एफ 0.2 है गिवन फोर्स, आर 0.1 है जो हमने कन्वर्ट किया था और इसका स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 2.223 इंटू 10 पावर माइनस 13 कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई द प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2। ये वैल्यू अब हम आगे यूज करेंगे। अब हम F निकाल रहे हैं जब दो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस 0.01 मीटर था तो कूलम्स लॉ ही अप्लाई होगा। F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू प्लेस कर देंगे Q1 Q2 की जगह 2.223 इंटू 10 पावर माइनस 13 और R की जगह हम लगा देंगे 0.01 का स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूले का स्क्वायर था। 4 पाई की वैल्यू रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे। सॉल्व करने पर वी विल हैव 19.998 न्यूटन। तो जब दो चार्जेस 0.01 मीटर पर थे तो आप देखें कि उनकी दरमियान की फोर्स बढ़कर अराउंड 20 न्यूटन हो गई, 19.998 न्यूटन हो गई। अब यही फोर्स हमें निकालनी है जब दो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस 0.05 मीटर यानी 5 सेंटीमीटर था। कूलम्स लॉ ही लगेगा, सिर्फ आप R की वैल्यू यानी डिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर देंगे, 0.05 कर देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तमाम वैल्यूज वही रहेंगी। सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा F इक्वल टू 0.799 न्यूटन। तो आप देखें कि सिर्फ थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज होने की वजह से 0.1 था तो अराउंड 20 न्यूटन फोर्स थी। 0.05 स्क्वायर जब हुआ तो आप देखें कि फोर्स बहुत कम होकर 0.799 हो गई, 20 न्यूटन से अराउंड 0.8 न्यूटन हो गई। यानी आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस का कितना ज्यादा असर होता है कि डिस्टेंस बढ़ने से
थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स पे बेइंतहा फर्क आ जाता है। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम 12.2 है, पेज नंबर 77 पर। टू चार्जेस ऑफ पॉजिटिव 1 × 10⁻⁴ एंड नेगेटिव 1 × 10⁻⁴, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। ये एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के फासले पर हैं। चार्ज पॉजिटिव 6 × 10⁻⁵ कूलम इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन देम। इनके दरमियान एक और चार्ज रख दिया गया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन इट? तो डाटा है, पहला चार्ज पॉजिटिव 1 × 10⁻⁴, दूसरा नेगेटिव 1 × 10⁻⁴, तीसरा जो इनके दरमियान में रखा हुआ है वो पॉजिटिव 6 × 10⁻⁵ कूलम। डिस्टेंस इनके दरमियान का 40 सेंटीमीटर था, Q1 Q2 के दरमियान का, जो 0.4 मीटर है, और दरमियाने चार्ज से इनका डिस्टेंस बनेगा R1 R2 20 सेंटीमीटर, यानी हाफ ऑफ द 40, 0.2 मीटर। हमें टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ हमने इसको एलिब्रेट किया हुआ है, और आप देख सकते हैं Q1 पॉजिटिव है, Q3 पॉजिटिव है जो कि दरमियान में है, Q2 जो कि राइट हैंड पे है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो इनके दरमियान की फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है। सूरत हाल कुछ यूं रहेगी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेंगे, यानी पहली फोर्स इस तरफ, इस डायरेक्शन में होगी, और दिस इज द फोर्स बिटवीन चार्ज 1 एंड चार्ज 3। फिर आप देखें कि नेगेटिव इस Q3 को अपनी जानिब, Q2 इस Q3 को अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन भी सेम बनेगी। इट इज द फोर्स बिटवीन Q2 एंड Q3। ओके, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ आएगी, एंड द रिजल्टेंट फोर्स इज F। तो हमारे पास फोर्स बनेगी F13, यानी 1 और 3 चार्ज के दरमियान की फोर्स, प्लस F23 यानी 2 और 3 चार्ज के दरमियान की फोर्स। कूलम्स लॉ अप्लाई कर देंगे, 1/4πε0। F13 में Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा, F23 में Q2 Q3 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। कॉमन लेंगे तो आपके पास ब्रैकेट में Q1 प्लस Q2 बचेगा। अच्छा, साइंस आपने यहाँ नहीं रखने हैं, वो सिर्फ ये नेचर बताने के लिए थे ताकि हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकें। ये वैल्यूज प्लेस कर देंगे आप। Q3 की वैल्यू 6 × 10⁻⁵, Q1 की वैल्यू 1 × 10⁻⁴, इसी तरह Q2 की वैल्यू 1 × 10⁻⁴, और डिस्टेंस 0.2 स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट F इक्वल्स टू 2698.909 न्यूटन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में या गूगल क्लासरूम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।